रूपा और मदन की शादी लगभग 5 साल पहले हुई थी। मदन ने रूपा से शादी अपनी मर्जी से की थी। जब मदन अपने रिश्तेदार के वहाँ शादी में गया था, वहीं उसने रूपा को देखा था। तब से वह उसे चाहने लगा था, क्योंकि रूपा तो देखने में सुंदर थी और उसके बात करने का ढंग मदन को बहुत अच्छा लगा। वह अपने माँ बाप से रूपा के बारे में मालती जी और रामकृष्ण जी ने भी रूपा के घर वालों से इस रिश्ते के बारे में बात की। वह भी राजी हो गए। तब कहीं जाकर रूपा और मदन की शादी हुई। लेकिन मालती थी और रामकृष्ण जी को यह नहीं पता था कि वह रूपा को अपने घर की बहू बनाकर नहीं, बल्कि अपने घर में आफत लेकर आ रहे हैं। आज रूपा और मदन की शादी की सालगिरह है। रात में ही रूपा ने मदन से कह दिया था कि कल मैं घर पर कोई काम नहीं करूँगी। हम लोग बाहर घूमने जाएंगे और उधर ही खाना खाकर आएंगे। मॉल में शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मेरी शादी की सालगिरह है। उस दिन तो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। मदन रूपा का हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है रूपा, तुम्हें जो ठीक लगे वह करना। मैंने तुमसे कब कहा कि कल तुम मेरे लिए 56 भोग बनाओ। सुबह रूपा सोकर उठती है तो अपने पति से कहती है, देखो जी, आज तो मैं नाश्ता भी नहीं बनाऊंगी। तुम बाहर से छोले भटूरे का ऑर्डर कर दो। मैंने तुमसे कल ही कह दिया था, आज तो मैं रसोई में पैर भी नहीं रखूंगी। मदन अपने बिस्तर से उठते हुए कहता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी ब्रश करके आता हूँ और आकर तुम्हारे पसंद का नाश्ता ऑर्डर करता हूँ। रूपा की 3 साल की बेटी अभी तक सो रही है। रूपा सुबह के 8 बज रहे हैं। रूपा की सास मालती जी अपने कमरे से निकलकर रसोई में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है। बहू ने कुछ बनाया होगा तो अपने पति को नाश्ता दे देंगी और खुद भी खा लेंगे। उन्हें भूख लग रही थी, लेकिन मालती जी को रसोई में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अपनी बहू को आवाज़ देती है, रूपा, आज नाश्ता नहीं बनाया क्या? तुम्हारे पिताजी को सुबह सुबह भूख लगती है। आज तो 9 बज गए हैं, चाय भी नहीं पी है। रूपा अपने कमरे से ही आवाज़ देती है, मैंने तो अपनी चाय बनाकर पी ली है, तो तुम अपने लिए और पति के लिए चाय बना लो। आज मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करूँगी। आज मेरी एनिवर्सरी है, इसलिए पूरा दिन बैठकर सिर्फ आराम करूँगी। कोई नाश्ता नहीं बनाया तो कोई बात नहीं रूपा, नमकीन और बिस्कुट ही निकाल कर दे दो। मैं चाय के साथ नमकीन बिस्कुट तुम्हारे ससुर जी को दे दूँगी। फिर उनकी दवाइयों का भी तो समय हो रहा है। तुम्हें तो पता है, खाली पेट दवाइयाँ खाते हैं तो चक्कर आता है। डॉक्टर ने भी बोला था कि कुछ खाने के बाद ही दवाइयों को खाना है। सारे नमकीन बिस्कुट घर में ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। बस बैठे बैठे खाने की फरमाइश करते रहते हैं। सुबह सुबह से मेरा मूड खराब कर दिया। और रूपा अपने कमरे में अपने सास ससुर पर बड़बड़ाने लगती है। तभी मदन भी ब्रश करके आता है और कहता है, क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतना परेशान क्यों हो? किस बात से इतना अपना मूड खराब कर रही हो? रूपा भड़कते हुए मदन को बता देती है। मदन रसोई में आकर अपनी माँ पर गुस्सा करता हुआ कहता है, क्या माँ, सुबह सुबह झगड़ा करना शुरू कर देती हो? आज रूपा की शादी की सालगिरह है। बेचारी का कितना अच्छा मूड था, सारा खराब कर दिया। अब चुपचाप से चाय बनाकर पी लो, जो है घर में वही
खा लो इतना कह करके वापस से कमरे में आता है और रूपा को मनाने लगता है। अरे रूपा, तुम गुस्सा मत करो, देखो अभी तुम्हारे पसंद के छोले भटूरे आते होंगे तो आराम से नाश्ता करना, फिर तैयार हो जाना, हम लोग घूमने चलेंगे। मदन किसी तरह से रूपा के मूड को ठीक करता है। मालती जी के लिए अपने बेटे और बहू का यह व्यवहार एक दिन का तो था नहीं, उनके साथ तो बेटा बहू कितने सालों से इसी तरह का व्यवहार करते आ रहे थे। घर में कुछ भी खाने के लिए मंगाते थे तो अपने ही कमरे में बैठकर मंगाकर खा लेते थे। नमकीन बिस्कुट भी बहू अपने ही कमरे में रखती है। खाने को रोटी तो गिन गिन कर देती है। अगर कभी 2 रोटी से ज़्यादा मांगू तो आंखें निकाल कर मेरी तरफ देखती है। मन महसूस कर 2 रोटी खाकर ही रहना पड़ता है। भले ही मुझे 2 रोटी की भूख और लगी हो, लेकिन नहीं खा सकती हूँ। और कभी जब बहू का मन खाना बनाने का नहीं होता तो वह बाहर से खाना मंगा कर खा लेती है। घर में नमकीन बिस्कुट को भी छुपा कर रख देती है। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजती है। मदन दौड़ता हुआ आता है, नाश्ते को हाथ में लेकर रूपा के पास कमरे में जाता है और कहता है, देखो रूपा, तुम्हारे पसंद का नाश्ता आ गया है, आ जाओ, अब हम दोनों बैठ करके नाश्ता करेंगे। छोले भटूरे की खुशबू मालती जी के पास तक आ रही थी, लेकिन बहू बेटे उनको थोड़ा सा भी नाश्ता खाने को नहीं देता है। अपने कमरे में बैठकर दोनों भर पेट नाश्ता कर लेते हैं। मालती जी अपने कमरे में जाती हैं। 10 रुपये निकाल कर पास की दुकान से एक बिस्कुट का पैकेट ले आई। चाय के साथ दोनों पति पत्नी बिस्कुट खा लेते हैं और रूपा तैयार होकर के आंगन में ही खड़ी मालती जी से कहती है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, रात के 11 बजे तक वापस आएंगे। मालती जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आईं और कहती हैं, बेटा रसोई में तो कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊंगी? दालों के डब्बे भी खाली हैं, कुछ सब्जी लाकर रख देती तो मैं सब्जी रोटी बना लेती, हम लोग क्या खाएंगे? तभी रूपा चिल्लाते हुए कहती है, कल के भंडारे की पूरी सब्जी फ्रिज में पड़ी हुई है, उसको गर्म करके खा लेना। प्लेट में एक भटूरा और छोले भी रखे हुए हैं, उसको खा लेना। और दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मालती जी फ्रिज में रखी भंडारे की सब्जी और पूड़ी को गर्म करके अपने पति के पास लेकर आईं। रामकृष्ण जी अपनी पत्नी से कहते हैं, लगता है आज फिर बहू ने खाने में कुछ नहीं बनाया है, इसलिए तुम यह कल के भंडारे की पूरी सब्जी लेकर आई हो। मालती, ऐसे कब तक चलेगा? महीने के आखिरी में बहू पूरी रसोई खाली कर देती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है। अगर उसे कुछ खाना होता है तो बाजार से मंगवाकर खा लेती है, लेकिन हम लोगों का कोई ख्याल नहीं रखती है। महीने के आखिरी 5 दिन तो हमें आधा भूखा रहकर ही गुजारते हैं, जबकि मैं तो अपनी बहू को अपनी पेंशन के सारे पैसे दे देता हूँ। महीने के कुछ दिनों तो बहू ठीक ठाक खिलाती है, लेकिन महीना ख़त्म होते ही मुश्किल से भर पेट खाना देती है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब हम अपने पैसे भी खर्च करें और भर पेट खाना भी न खा पाते हैं। बहू बेटे हमारे ही घर में रहते हैं, हमारी ही खरीदी हुई ज़मीन पर खेती करते हैं। अपने पेंशन भी हम बहू बेटे को ही दे देते हैं, बस थोड़ी सी अपनी दवाइयों के लिए पैसे निकाल लेते हैं। फिर भी बहू बेटे हम दोनों पर जरा सा भी तरस नहीं खाते हैं। मालती जी अपने पति की बातें सुनकर रोने लगती हैं। आप सच कह रहे हो,
बहू बेटे तो खाने के लिए बहुत परेशान करते हैं। अरे इतना परेशान तो हम कभी नहीं हुए हैं। आपके राज में तो मेरी रसोई पूरी घर गृहस्थी से भरी रहती थी। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। कभी कुछ लोग आ भी जाते थे तो भी उनको मैं भर पेट खाना बनाकर खिला देती थी। पर अब तो यह हाल है कि बेटा खुद कमाता है, जमीन पर खेती भी करता है, आप भी पेंशन के पैसे देते हो, फिर भी रसोई के डब्बे खाली ही रहते हैं। रसोई में कुछ खाने पीने के लिए रहता ही नहीं है। पता नहीं बहू कैसे खर्चा करती है। मेरे समय पर तो घर में सिर्फ आप अकेले कमाने वाले थे। 2 बच्चे थे, बेटी की शादी की, सास ससुर को रखा, एक ननद की भी शादी की, घर बनवाया। एक ही नौकरी में हमने इतना कुछ कर लिया था। लेकिन बेटे बहू के पास इतना पैसा होते हुए भी वह हमेशा पैसों के लिए ही रोती रहते हैं। पता नहीं उनका पैसा कहाँ चला जाता है, किस तरह से खर्च करते हैं। रामकृष्ण जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, मालती तुम चिंता मत करो, अब बहुत साल हो गए हैं बहू बेटे की इस तरह की मनमानी को झेलते झेलते। अब इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बेटे बहू हैं कि हमारे प्यार की भाषा को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अगर समझाने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है कि बुढ़ा बाप लेक्चर दे रहा है और बेटा हमें ही सुनाकर चुप करा देता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। कुछ दिन बाद अगले महीने की 1 तारीख आ जाती है। रामकृष्ण जी अपनी पेंशन को निकाल कर ले आते हैं, लेकिन वह अपनी पेंशन अपनी बहू के हाथों में ना दे करके अपनी पत्नी के हाथों में देते हैं और कहते हैं, अब तुम इस घर गृहस्थी को संभालो, यह घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो। बेटे बहू हमारे घर में रह रहे हैं, हम बहू बेटे के घर में नहीं रह रहे हैं। अब तुम पूरे हक से अपने घर में रहो, अपनी रसोई में खाना बनाओ, जो तुम्हारा मन करे वह करो। किसी चीज़ के लिए मन मारकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन तक बहू को जब हाथ में पेंशन नहीं मिलती है तो दूसरे दिन बहू बेटा दोनों ही अपनी माँ से झगड़ा करने लगते हैं कि पिताजी ने अभी तक पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए हैं। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किचन में राशन का सामान भरना है। अगर आप लोग पेंशन के पैसे नहीं देंगे, घर पर खर्चा नहीं करोगे तो हम आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। जाओ और जाकर अपनी व्यवस्था कर लो। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो तुम लोगों को मैं अपने पास रखूं और फोकट का खिलाऊं पिलाऊं। रूपा मदन की तरफ गुस्से में देखती हुई बोली, कितनी बार कहा है कि अपने माँ बाप को ले जाकर के किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। मुझे इनके काम धाम नहीं होते हैं, ना ही इनकी सेवा होती है, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। मदन अपनी माँ पर चिल्लाता हुआ कहता है, आपने अभी तक रूपा को पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए हैं? बुढ़ापे में अपने पैसे का रोब दिखाना चाहती हो? कुछ काम धाम तो तुमसे होता नहीं है, जा करके एक कमरे में बैठो। अब तो रामकृष्ण जी के बर्दाश्त की हद हो रही थी। वह अपने कमरे से निकलकर आते हैं और बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह से बात करने की? अपने माँ बाप का इतना अपमान करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई है?
और क्या कह रही थी तुम? हम दोनों को वृद्ध आश्रम भेजना है। मेरे ही घर में रह रही हो और मुझे ही धमकी दे रही हो वृद्धाश्रम भेजने की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस घर से कौन निकलता है। और रामकृष्ण जी अपने वकील और पुलिस को फ़ोन करके बुला लेते हैं और अपने बेटे बहू से कहते हैं, तुम दोनों के पास 2 दिन का समय है, अपने लिए कहीं बाहर रहने का इंतजाम कर लो। अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते हो। यह मेरा घर है, मैंने खरीदा था और मालती जी के नाम है। तुम लोग इस घर से निकल जाओ। अभी तक तो तुम लोग मेरे साथ रह रहे थे, मेरे ही घर में मेरे ही पैसों से घर का खर्चा चला रहे थे, अपने पैसे पूरे के पूरे बचा रहे थे, लेकिन फिर भी तुम लोगों का मन नहीं भरता। हम लोगों को परेशान करने से, खाने पीने के लिए भी परेशान करते थे, तो अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। हम दोनों पति पत्नी इस घर में रहकर अपने काम खुद कर लेंगे। हमें ऐसे नालायक बेटे बहू की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही अच्छे हैं। बेटा बहू दोनों ही अपने माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ पिताजी को समझाओ, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या अपने ही बेटे को कोई घर से निकालता है? अरे हमें घर से निकाल देंगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? मालती जी कहती हैं, बेटा अभी तक तुम कौन सी हमारी सेवा कर रहे थे और क्या ख्याल रख रहे थे? खाने के लिए भी परेशान करते थे। अरे तुम्हारे जैसी सेवा से तो अच्छा है कि हम बिना सेवा के ही रह लेंगे। कम से कम अपने हाथ से हम भर पेट खाना तो खाएंगे। अपनी माँ से इस तरह की बातें सुनकर बहू और बेटा दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आज उनकी माँ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वह उन्हें जवाब दे रही है। लेकिन अपने पिता के गुस्से को देखते हुए वह दोनों रामकृष्ण जी के पास माफ़ी मांगने भी जाते हैं। वह लोग पुलिस दोनों ही मदन को धमकी देते हैं कि अगर तुमने 2 दिन में रामकृष्ण जी के घर को खाली नहीं किया तो तुम्हारा सामान उठा करके घर से बाहर फेंक देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि 2 दिन में अपने लिए कोई घर देख लो। अंदर कमरे में जा करके मदन रूपा पर चिल्लाते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही घर के काम नहीं होते हैं और हमेशा पैसे पैसे करती रहती थी। अब ले लो पैसे, घर से बाहर रहेंगे तो किराया भी लगेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगी उन लोगों की। अब सारे पैसे मेरे ही खर्च होंगे। 2 दिन बाद मदन रूपा को अपने सास ससुर का घर खाली करना पड़ता है। अब रामकृष्ण जी और मालती जी अपने घर में आराम से रह रहे हैं। मालती जी ने अपने घर में एक काम वाली बाई भी रख ली है जो उनके काम में सहायता करती है। उनके पेंशन के पैसों से घर गृहस्थी आराम से चल रही है। 2 महीने बाद मदन अपने माता पिता के घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि वह अपनी कुछ ज़रूरी फाइल अपने कमरे की अलमारी में भूल गया था, उन्हीं को लेने आया है। माँ कहती है, जाकर के ले लो। मदन जब फाइल लेकर के वापस लौटता है तो देखता है आंगन में पिताजी बैठे हुए हैं। सामने खाने की थाली रखी हुई है जिसमें आलू परवल की सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़, अचार था और पिताजी बड़े शान से माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। मालती जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तू भी खाना खा ले, मैं अभी थाली लगा देती हूँ।
लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ मदन सोचता है कि मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और वह बिना खाना खाए ही वहाँ से चला जाता है। अब मदन को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने माँ और बाप से माफ़ी मांग सके। वह एक दो बार माफ़ी मांग भी चुका था, लेकिन मालती जी और रामकृष्ण जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया, जिस कारण उसे किराए के घर में रहना पड़ रहा था। इसी बात को लेकर मदन और रूपा के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था, क्योंकि अब रूपा को उतने खर्च करने के लिए रुपए नहीं मिलते थे। अब रूपा को भी अपनी गलती समझ में आ रही थी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, रामकृष्ण जी ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियां आप तक पहले ही पहुंचती रहें।